नैनीताल की पहाड़ियों में बसा हुआ डॉल्फिन विलेज। कहते हैं कि उस गांव को एक अंग्रेज ऑफिसर चार्ल्स ने बसाया था, जो कि बेहद सनकी था। उसने एक आलीशान हवेली उस गांव में बनवाई थी। उस हवेली में से वो कभी कभी महीनों बाहर नहीं निकलता था और एक दिन वो खून से लथपथ बाहर निकला और मर गया। अंग्रेजी सरकार ने उस हवेली को सरकारी ताला लगाकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। अर्जुन को उसी हवेली को एक हॉस्टल में कन्वर्ट करने का सरकारी आदेश मिला हुआ था। वो अपने दोस्त राहुल, शिखा और दिया के साथ इसी के बारे में बात कर रहा था। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया। डोंट वरी अर्जुन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें आए हुए 2 महीने हो गए हैं। अर्जुन का कहना भी तो सही है। उसे ऊपर से ऑर्डर मिला है तो जाहिर सी बात है उसकी चिंता करना जायज है। मेरा ख्याल है अर्जुन, तुम्हें आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए। शिखा सही कह रही है अर्जुन। एक बार काम से फ्री हो जाएं, उसके बाद फिर बिंदास होकर यहाँ पर घूम सकते हैं। वैसे हम सब उस बेवकूफ अंग्रेज की बनाई हुई हवेली के सामने से होकर आ गए थे। उस सनकी को वीराने में हवेली बनाने की क्या तुक थी? मुझे तो ये सोच सोचकर हैरानी हो रही है कि सरकार को पता नहीं क्या सोची है कि वो उस वीरान हवेली को होटल में कन्वर्ट कर देना चाहती है। हाँ सही कहा यार। अब तुम ही बताओ, उस सन्नाटे में कौन आएगा रुकने के लिए? अरे तुम नहीं जानती शिखा, ये साले अंग्रेज टूरिस्ट ही वहाँ पर जाएंगे रुकने के लिए, अपने बाप दादा की याद में रोने के लिए। चलो आज उस हवेली के अंदर घूम कर आते हैं, देखे तो कि कैसी है वो हवेली। चाबियां मेरे पास रखी हैं, 2-4 वहाँ आसपास रह रहे गांव वालों को भी साथ में ले लेंगे। कुछ ही देर में वो बस उस हवेली के सामने खड़े हुए थे, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था चार्ल्स पैलेस। उस हवेली के चारों ओर लंबे और घने पेड़ ही पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पेड़ों की शाखाओं ने उस हवेली को चारों तरफ से घेर रखा हो। सबसे पहले तो इन पेड़ की शाखाओं को काटना पड़ेगा। हाँ यार, इन पेड़ की घनी शाखाओं ने तो हवेली को चारों ओर से इस तरह से घेर रखा है कि इनके कारण तो अंदर सूरज की एक किरण भी नहीं आती होगी। फिलहाल तो हम सबको मोबाइल के टॉर्च का सहारा लेना होगा और सबसे पहले यहाँ के गांव के 2-4 लोगों को भी अंदर ले जाना पड़ेगा। ये हवेली बरसों से बंद है। तभी अर्जुन की नजर अपने सामने थोड़ी ही दूर पर खड़े हुए 4 व्यक्तियों पर पड़ी। उन व्यक्तियों में से 2 बुजुर्ग भी थे जो डरी सहमी नजरों से उन सबको देख रहे थे। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हमें गांव जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लगता है ये इसी गांव के व्यक्ति हैं। चलो जाकर इनसे पता करते हैं। मुझे इस हवेली के 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करने का सरकार की तरफ से आदेश मिला है। हमें यहाँ के गांव के वासियों की कुछ मदद चाहिए, इसके बदले हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। तभी उन व्यक्तियों में से एक बुजुर्ग डरता हुआ बोला, यहाँ से चले जाओ तुम सब, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। बुजुर्ग की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से बुजुर्ग की ओर देखने लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, सरकार को नहीं मालूम, इस हवेली के अंदर से आज भी बहुत से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। हम सब इसे राख की हवेली कहते हैं। इसे खोलने की गलती मत करना साहब। What nonsense! अर्जुन, यहाँ पर कोई पुरानी सी ग्रेड की हॉरर पिक्चर चल रही है क्या? इस हवेली को चार्ल्स नाम के सनकी अंग्रेज ने बनवाया था। कहते हैं कि वो इसके अंदर कोई जादू टोना करता था और ना जाने कितने हिंदुस्तानियों को पकड़कर उसने इस हवेली में बंद कर रखा था। और एक दिन वो चीखता हुआ बाहर की ओर भागा और मर गया। अंग्रेज सरकार ने उसी दिन इसमें ताले लगवा दिए। हम अपने बाप दादाओं के जमाने से सुनते चले आ रहे हैं कि वो सब कैदी हिंदुस्तानी आज भी जिंदा हैं, मगर एक भयानक रूप में। अब तुम्हारी बातें ना मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं। इतना कहकर अर्जुन और उसके सारे दोस्त हंसने लगे। और हंसते हुए वो सारे दोस्त हवेली का गेट खोलकर अंदर चले गए। अंदर जाकर उन सब ने देखा कि घना अंधेरा फैला हुआ था। उन सब ने मोबाइल ऑन की और मोबाइल की टॉर्च ऑन करने से अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। हवेली अंदर से तो वाकई बहुत ही शानदार बनी है। अगर यहाँ पर लाइट होती ना
तो मजा आ जाता। तभी अचानक राहुल के मोबाइल की फ्लैशलाइट हवेली में रखी हुई एक लकड़ी की अलमारी के बगल में पड़ी। राहुल की एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ? तू चीखा क्यों राहुल? अर्जुन ने ये बोला ही था कि शिखा और दिया भी बुरी तरह से चीखने लगी। क्या हुआ? तुम लोग चीख क्यों रहे हो? मोबाइल की फ्लैश अलमारी की तरफ कर अर्जुन। अंदर कितने भयानक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग हैं, तुझे पता लग जाएगा। अर्जुन ने जैसे ही मोबाइल की फ्लैशलाइट से लकड़ी की अलमारी की ओर देखा, उसके डर के मारे होश उड़ गए। कुछ बड़े भयानक चेहरे वाले लोग जिनके सिर से दिमाग बाहर निकला हुआ था, उनके चेहरे का मांस फटा हुआ था और उनकी जीभ भी लटक रही थी। सबकी आंखें चमक रही थी। वो सब उन चारों को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी ने दिया को पकड़ लिया और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। दिया की एक दिल दहला देने वाली चीख चार्ल्स पैलेस में गूंज गई। कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। इसने दिया को मार डाला अर्जुन। इसका मतलब वो गांव वाले सही कह रहे थे। अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। तभी देखते ही देखते हवेली के अंदर से बहुत से लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। लगता है इस हवेली के अंदर इन जैसे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं राहुल। तभी उन्होंने देखा कि दिया, जिसने कुछ देर पहले उन सब के सामने दम तोड़ा था, वो उठकर अचानक खड़ी हो गई और उन तीनों को घूर कर देखने लगी। ओह माय गॉड अर्जुन, ये कैसे हो सकता है? ये तो दोबारा जिंदा हो गई। तभी दिया ने बड़ी फुर्ती से शिखा को पकड़ लिया और शिखा को बड़ी फुर्ती से उन ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर दिया। अर्जुन और राहुल चिल्लाते हुए चीखते हुए बाहर की ओर भागे, मगर राहुल ज़ॉम्बी से ज्यादा तेज नहीं भाग पाया। उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से राहुल को पकड़ लिया और देखते ही देखते राहुल भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो गया। राहुल की एक दर्दनाक चीख हवेली में गूंज गई। अर्जुन अब सिर्फ अकेला ही बचा था। उसके हाथ से मोबाइल गिर चुका था। वो भागते हुए हवेली के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अचानक हवेली का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। अर्जुन चीखते हुए बोला, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो प्लीज। यहाँ पर अजीब से भयानक ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखने वाले शैतान हैं। उन्होंने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। तभी अर्जुन के कानों में उसी बुजुर्ग की आवाज टकराई जिसने उन सबको अंदर जाने से मना किया था। मैंने तुमसे कहा था साहब कि अंदर मत जाना, लेकिन तुम सब मेरा मजाक उड़ाकर चले गए। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, प्लीज दरवाजा खोलो, वो मुझे मार डालेंगे। अब कोई फायदा नहीं है साहब, चाह कर भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। दरवाजा खोलने का मतलब है कि उन्हें सारे गांव वालों की मौत की दावत देना। वो सारे शैतान बाहर निकल आएंगे और सबको खत्म कर देंगे। अर्जुन चीखता चिल्लाता रहा, मगर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बाहर से ताला लगा दिया। कुछ ही देर के बाद अर्जुन की भी एक दिल दहला देने वाली चीख हवेली के अंदर गूंज गई। अमावस्या की रात का समय है। सतपुड़ा के घने सुनसान जंगल इलाके से एक कार तेजी के साथ गुजर रही है, जिसको सौरभ चला रहा है। वो बहुत ही खुश है। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल बजने लगा। क्या हुआ राहुल? अरे क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहता? अरे मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। अरे यार 15 दिन निकल चुके हैं दोस्त, आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? देरी क्यों हो रही है? अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है। अब मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझसे खुद बात करूंगा। अब फोन रख रहा हूं, बार बार कॉल मत करना यार। सौरभ ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अरे यार अब इस कार को क्या हुआ? अचानक से बंद क्यों हो गई? पेट्रोल तो इसमें फुल है। उसने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। सामने देखने के बाद वो चौंक गया। उसके होश उड़ गए।
कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी है। अरे मैं इस जगह कैसे आ गया? लगता है मैं बात करते करते रास्ता भटक गया हूं। सौरभ ने कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। अरे यार, मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? मैंने आज दारू भी नहीं पी है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या माजरा है। तभी सौरभ के पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने लाल साड़ी में एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल की आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही हैं। उसके हाथों के नाखून खूनी खंजर जैसे लंबे हैं, जिनसे खून टप टप कर जमीन पर गिर रहा है। नहीं, ये संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकती हो? मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे अपना बदला जरूर लूंगी। नहीं नहीं नहीं। सौरभ जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा। चुड़ैल ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर खंडहर के अंदर फेंक दिया। सौरभ जोर से चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारकर अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। सौरभ, ये तेरे किए की सजा है, धोखेबाज कहीं के। चुड़ैल ने सौरभ की गर्दन पकड़कर मरोड़कर तोड़ दी। एक ही झटके में सौरभ को खत्म कर दिया। अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको भी इसी खंडहर में लाकर मारूंगी। चुड़ैल वापस आ चुकी है। इस घटना को 5 दिन हो गए। राहुल और रोशनी एक बेड पर सोए हैं। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि चुड़ैल उसका गला पकड़कर दबा रही है। चुड़ैल हंस रही है। आज मैं तुझे मार कर रहूंगी। मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? चुड़ैल की बात सुनते ही राहुल डर कर चिल्लाने लगा। पास में सो रही उसकी पत्नी जग गई और बोली, राहुल, क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? राहुल ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैंने बुरा सपना देखा। तुम सो जाओ। इतना कहकर राहुल चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। कुछ दिन बाद रोशनी इस बात से हैरान है कि उस रात के बाद से हर रात वो डर कर बैठ जाता है। एक रात राहुल चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा है और सोने की कोशिश कर रहा है। रोशनी पति की हालत देखकर परेशान हो गई। मैंने अपने पति का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा। राहुल मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। राहुल के सपने में फिर चुड़ैल आई और बोली, राहुल, उस खंडहर में मेरी लाश है। अगर तुम जीना चाहते हो तो वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, जैसे सौरभ को मार दिया। राहुल उठा और अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। रोशनी सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो भी जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से राहुल के पीछे पीछे जाने लगी। राहुल घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगा। रोशनी भी दबे पांव उसका पीछा कर रही है। राहुल उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया। ममता कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। राहुल के इतना कहते ही हवेली में तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने राहुल को हवा में उठाया और उसको खंडहर में लाकर पटक दिया।
रोशनी भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर राहुल चौंक गया और बोला, अरे तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ रोशनी, सब बताता हूँ। सौरभ और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी ममता, जो अब चुड़ैल बन गई है, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और सौरभ ममता को अपने प्यार में फंसाकर हवेली अपने नाम करना चाहते थे। सौरभ ने ममता से शादी कर ली। जैसे ही ममता सौरभ के नाम पर हवेली करेगी तो हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। लेकिन ममता शादी के बाद हवेली को सौरभ के नाम करने को तैयार नहीं हुई। अगर वो उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और सौरभ ने प्लान बनाया कि ममता को रास्ते से ही हटा देते हैं। एक रात सौरभ ने ममता को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर उसको लेकर खंडहर में आए। ममता को मारकर खंडहर में ही दफना दिया। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी ममता वापस कैसे आ गई। उसने सौरभ को मार दिया और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तभी दोनों के सामने ममता चुड़ैल नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए झूठ कहा था। इसका मरना अब तय है। ममता ने राहुल को पकड़ा और दीवार पर फेंक दिया। घर की दीवार पर लगा पुराना खूंटा राहुल के सीने के आर पार हो गया और वो उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ। चंद्रपुर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जो सदियों से सुनसान और खाली रहती थी। इस हवेली के बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिस पर एक झूला लटका रहता था। अक्सर रात के समय यह झूला अपने आप झूलने लगता था और आसपास का सारा इलाका शोर से गूंजने लगता था। कभी हंसी का शोर तो कभी रोने का शोर। लोग इस हवेली के आसपास भी भटकने से डरा करते थे। एक रात की बात है, रणबीर अपनी पत्नी शिखा और बेटी प्रीति के साथ कहीं जा रहा था। काफी देर हो गई ना, अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। पापा, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे ही। कहीं किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला किया तो? अरे बेटा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये जंगल नहीं है, गांव है। आसपास कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ ही दूर चली और अचानक रुक गई। क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी अचानक रुक गई। रणबीर ने गाड़ी शुरू करने की कोशिश की पर गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। तभी शिखा का ध्यान हवेली पर गया। देखो, यहाँ कोई पुरानी हवेली है। हाँ, हो सकता है वहाँ कोई हो सकता है। चलो देखते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर चलने लगे। इस हवेली को देखकर लगता है कि सदियों से कोई यहाँ आया तक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, हवेली बहुत बड़ी है, कोई ना कोई जरूर होगा। रणबीर ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। कोई है? कोई है? और तभी एक बूढ़ी औरत एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लालटेन लेकर उनके सामने आई। कौन हो तुम? माँ जी, मैं रणबीर हूँ। ये मेरी पत्नी शिखा और ये मेरी बेटी प्रीति है। हमारी कार यहीं सामने बंद पड़ गई। रात भी काफी हो गई है। क्या हम यहाँ सुबह तक रह सकते हैं क्या? रह तो सकते हो, पर ये हवेली सदियों से बंद है। अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सर पे छत मिल जाए, यही काफी है। ठीक है। उस बूढ़ी औरत ने हवेली का दरवाजा खोला
और फिर सभी लोग अंदर गए। आज रात तुम लोग यहीं हॉल में सो जाना। जी। बूढ़ी औरत वो लालटेन वहीं रखकर चली गई। उसके जाने के बाद शिखा और रणबीर बातें करने लगे। कितनी अजीब औरत थी। हाँ, पर एटलीस्ट समय पे हमें रहने के लिए छत तो मिल गई, वरना इतनी रात को इस सुनसान इलाके में हम कहाँ भटकते। वो भी है। प्रीति, बेटा तुम इस सोफे पे सो जाओ, आप उस पर सो जाइए, मैं यहीं सोती हूँ। ठीक है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए तीनों को जल्द ही नींद आ गई, गहरी नींद। आधी रात को शिखा की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी बेटी प्रीति वहां नहीं थी। प्रीति, प्रीति! शिखा के चिल्लाने से रणबीर भी उठ गया। क्या हुआ? प्रीति यहाँ नहीं है। यही कहीं होगी। इतनी रात को कहाँ जा सकती है? रणबीर और शिखा प्रीति की खोज में जुट गए। वो लालटेन लेकर हवेली के अंदर उसे ढूंढने लगे। प्रीति! 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 शिखा और रणबीर हवेली के हर कमरे में गए, पर प्रीति कहीं नहीं मिली। प्रीति कहाँ चली गई? तभी रणबीर का ध्यान खिड़की के बाहर गया। शिखा, वहां देखो। प्रीति! प्रीति पीपल के पेड़ के झूले पर बैठी थी। शिखा और रणबीर दौड़कर हवेली के बाहर आए। उन दोनों ने देखा कि प्रीति किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये आंटी मुझे यहाँ ले आई। कौन सी आंटी? वहाँ कोई नहीं है। जब शिखा और रणबीर प्रीति के पास पहुँचे तो वो अचानक हवा में उड़ने लगी। मम्मी, मम्मी! प्रीति! रणबीर और शिखा की आंखों के सामने उनकी बेटी उड़ते हुए उनसे दूर जा रही थी। रणबीर और शिखा बेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक प्रीति पीपल के पेड़ की ओर गई और उस पीपल के पेड़ ने प्रीति को निगल लिया। प्रीति! रणबीर! मेरी प्रीति कहाँ गई? दोनों पति पत्नी रो रहे थे कि अचानक उनकी बेटी पीपल के पेड़ के झूले पर झूलने लगी। प्रीति! प्रीति बेटा! मम्मी, पापा, आप लोग रो क्यों रहे हैं? रणबीर और शिखा प्रीति के पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रीति को छुआ तो प्रीति एक डायन में बदल गई। डायन को देखकर शिखा और रणबीर डर गए और उस पेड़ से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए। वो डायन भी उनके पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गई और डायन के हवेली में अंदर कदम रखते ही खंडहर सी हवेली नई नवेली हवेली में बदल गई। तुम लोग तो खुद मेरी हवेली में आ गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? रणबीर और शिखा हवेली की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो अचानक सीढ़ियां अपने आप नीचे की ओर चलने लगीं। रणवीर, ये डायन हमें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डायन ने शिखा और रणबीर को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। डायन 1 से 2, 2 से 4, 4 से ढेर सारी हो गईं। सारी डायने एक साथ जोर जोर से हंस रही थी। शिखा और रणबीर डर के मारे कांप रहे थे। डायन ने रणबीर पर हमला किया। रणबीर ने डायन के बाल पकड़ लिए। शिखा, तुम भागो। तुम भी साथ चलो। नहीं शिखा, भागो यहाँ से। रणबीर डायन के बाल खींचने लगा।
छोड़ दे मेरे बाल, मैं तुझे मार डालूंगी। भले ही तू मुझे मार दे, पर मैं भी तेरा अंत कर दूंगा। डायन गुस्से में रणवीर को दीवारों पर पटकने लगी। रणवीर ने डायन के बालों को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। डायन रणवीर को यहाँ वहाँ पटक रही थी और फिर जब रणवीर जमीन पर गिरा तो उसके हाथ लालटेन लग गई। उसने तुरंत लालटेन का कांच तोड़कर आग डायन के बालों में लगा दी। डायन जलने लगी और साथ ही पूरी हवेली भी जलने लगी। रणवीर जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। शिखा रो रही थी। रणवीर को जिंदा देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणवीर! दोनों जिंदा तो थे, पर अब भी उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी प्रीति! शिखा रणवीर के गले लगकर रो रही थी कि प्रीति पीपल के पेड़ की ओर से दौड़ती हुई उनके पास आई। मम्मी! मम्मी! प्रीति तुम ठीक है? प्रीति जिंदा है। शिखा ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया, उसका माथा चूमा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। पर कैसे? माँ, वो पेड़ मुझे दबा रहा था, मेरी सांस फूलने लगी थी, लेकिन फिर अचानक वो पेड़ जलने लगा और मैं छूट गई। रणवीर, शिखा और प्रीति तीनों बच गए। रणवीर ने बड़ी बहादुरी से डायन का सामना किया। डायन की जान उसके बालों में होती है और इसीलिए उसके बाल जलते ही उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वो भस्म हो गई।